17 फरवरी 2025 सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल होती है। जिस वीडियो में कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे खड़े नजर आते हैं। उनमें से एक महिला गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि हम 40,000 छात्रों को खाना खिलाते हैं और पढ़ाते भी हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी दूसरी महिला बोल पड़ती है, तुम्हारे देश नेपाल का उतना बजट नहीं होगा जितना तो हम तुम पर खर्च कर देते हैं। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें सुरक्षा गार्ड कुछ छात्रों के साथ मारपीट कर रहे थे और छात्रों को घसीट कर पीटा जा रहा था, जैसे कोई फिल्म में सीन चल रहा हो। आखिर ये मामला था क्या? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। सोशल मीडिया के ये वीडियो न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी तेजी से वायरल हो जाते हैं और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। साथ ही इन सभी वीडियो को देखकर नेपाल के प्रधानमंत्री और संसद में भारी हंगामा हुआ। दरअसल जब एक नेपाली छात्रा के साथ नस्ल भेदभाव का मामला सामने आया तो नेपाल सरकार ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणियां और भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में यह घटना ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की IIT विश्वविद्यालय की है, जहां एक 22 साल की नेपाली छात्रा बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, जो अपने सपनों को साकार करने भारत आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस यूनिवर्सिटी के गलियारों में वो अपने भविष्य को संवार रही थी, वही एक दिन उसकी कब्र बन जाएगा। प्रकृति ने 16 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 2 बजे नेपाल में अपनी मां को फोन किया और बातचीत के दौरान नेटवर्क की समस्या होने की वजह से उसे आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी मां से कहा कि वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रही है और वापस लौटने के बाद तुरंत बात करेगी। उसकी मां ने इसे सामान्य बातचीत समझकर हाँ कह दिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी बेटी की आखिरी कॉल होने वाली है। खैर, जब प्रकृति अचानक से लापता हुई तो उसके दोस्त उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, क्लासरूम, कैंपस, सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्थल पर, लेकिन प्रकृति कहीं नहीं मिल रही थी। कई बार फोन भी किया मगर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार जब वह उसके हॉस्टल के कमरे तक पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं थी। यानी कि जिसने कुछ घंटे पहले ही अपनी मां से बात की थी और दोबारा फोन करने का वादा किया था, अब वह नहीं रही। ये खबर पूरे विश्वविद्यालय में आग की तरह फैल गई। हर जगह हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अचानक कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आने लगी तो पहली कहानी ये सामने आई कि प्रकृति और बीटेक के एक छात्र के बीच रिश्ता था और दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। इस बात से सभी छात्र भड़क गए और सब प्रशासन से जवाब मांगने लगे कि अगर ये सब पहले से हो रहा था तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि प्रकृति ने इस बात को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की थी। लेकिन असल में प्रकृति की मौत की वजह कुछ और ही थी, जो आगे आपको पता चलेगी। इस घटना के बाद विशेष रूप से नेपाली छात्रों में आक्रोश भड़क उठता है। वह इस मौत को सिर्फ एक हादसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर 16 फरवरी की रात भर वह विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करते हैं और प्रकृति के लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इस विरोध को शांत करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करता है और छात्रों को समझाने के बजाय 17 फरवरी को प्रशासन एक आदेश जारी करता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अप्रैल तक विश्वविद्यालय विशेष रूप से नेपाली छात्रों के लिए बंद रहेगा। इसी के साथ ही प्रशासन ने नेपाली छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया। इस आदेश के बाद छात्रों में और भी ज्यादा गुस्सा और भय फैल गया। इस आदेश के बाद छात्रों के साथ जबरन मारपीट शुरू हो जाती है। तो कुछ छात्रों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, लेकिन विश्वविद्यालय के लोगों ने जबरदस्ती फोन चेक करके सारी वीडियोस को डिलीट करवा दिए। साथ ही हॉस्टल में मंजू शाह और जयंती नाथ नाम की 2 औरतें बच्चों को धमकाने लगी। मंजू शाह गुस्से में चिल्लाई और कहा कि हम 40,000 बच्चों को फ्री में खिला पिला रहे, पढ़ा रहे और तुम लोग हमसे ही सवाल करोगे। और जयंती नाथ ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे पूरे देश का उतना बजट नहीं होगा जितना हम तुम पर खर्च कर रहे हैं। यानी बच्चों को चुप कराने की पूरी कोशिश की गई और डराया धमकाया गया ताकि कोई इस मामले को आगे ना बढ़ाए। लेकिन जब इस घटना के वीडियो और ऑडियो वायरल हो जाते हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और 2 अधिकारियों को जांच के लिए इंडिया भेजते हैं। नेपाल में इस घटना को लेकर बड़े स्तर की रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है
और ये पता चलता है कि आद्विक का परिवार एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कुछ राजनेता आद्विक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मामला नेपाल और पूरे देश में फैल गया तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि छात्रों के भारी विरोध के कारण कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है और सुरक्षा गार्ड रमाकांत नायक और जोगेंद्र बेहरा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी शिवानंद मिश्रा, प्रताप कुमार और सुधीर कुमार को सस्पेंड कर दिया जाता है। छात्रों को धमकाने वाली महिला प्रोफेसरों में से एक माफी मांगती है, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये सभी कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की और केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया गया। ये घटना भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। एक छात्र को बचाने के लिए लगभग 39,000 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। प्रकृति की मौत केवल एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। कुछ सूत्रों और तर्कों की माने तो शायद उसका कत्ल हुआ था और उसके बाद लाश को हॉस्टल में रख दिया गया हो, क्योंकि घटना से कुछ समय पहले उसने अपनी मां को फोन किया था। उस समय तक तो सब ठीक था, तो फिर वो खुदकुशी कैसे कर सकती है? खैर, जांच चल रही है और उम्मीद है कि प्रकृति को इंसाफ मिलेगा। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो किया वह किसी भी तरह से माननीय नहीं था और शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और समाज के गहरे सवालों को उजागर करती है। यानी यह दिखाता है कैसे सत्ता में बैठे लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन और राजनीतिक संबंध रखने वाले परिवार मिलकर सच को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि आम छात्र और कर्मचारी इस खेल में सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली का इस मामले में दखल देना ये दर्शाता है यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। और ये प्रशासन की नाकामी को भी उजागर करता है कि जब तक मामला सार्वजनिक नहीं हुआ तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि छात्रों के विरोध और मीडिया रिपोर्टिंग के दबाव में कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि असली गुनहगारों को बचाने के लिए सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को लेकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की गई। ये भारतीय शिक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है, क्योंकि प्रकृति की मौत को खुदकुशी बताने की कोशिश की जा रही थी। अगर यह हत्या ही थी तो इस हत्या को छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था। असली सवाल अब भी यही है, प्रकृति की मौत आत्महत्या थी या मर्डर? विश्वविद्यालय ने सबूत क्यों छुपाए? नस्ल भेद करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? छात्रों के साथ मारपीट और धमकी देने वालों पर केस क्यों नहीं चला? हम चाहते हैं कि ये सवाल सिर्फ सवाल न रहे, इनका जवाब भी आए, प्रकृति को इंसाफ मिले और कोई दूसरी प्रकृति भविष्य में सिस्टम की चुप्पी का शिकार न हो।